ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए दिलचस्प चक्रव्यूह तैयार किया गया है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को एकता मंच ने समर्थन दे दिया है। समर्थन का ऐलान एकता मंच के अध्यक्ष और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने वाराणसी में किया। एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। मुख्तार अंसारी और अजय राय के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए दोनों दुश्मन अब एक हो गए हैं। ऐसे में सवाल भी उठने लगा है कि क्या वाराणसी की राह मोदी के लिए मुश्किल होने वाली है। एकता मंच को मनाने के लिए कांग्रेस की ओर से केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मोर्चा संभाला था। आज ही एकता मंच के अध्यक्ष अफजाल अंसारी से गुलाम नबी आजाद ने वाराणसी के एक होटल में मुलाकात की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय भी मौजूद थे। समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एकता मंच के नेताओं के साथ संपर्क साधा और समर्थन मांगा। वाराणसी संसदीय सीट में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 2.5 लाख है और चुनाव परिणाम में ये वोट बेहद मायने भी रखता है। मुख्तार अंसारी के कांग्रेस को समर्थन देने से मना करने को माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट अजय राय को मिल सकते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ बनारस में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, उसके हक में वोट मांगेंगे, दिलाएंगे। वाराणसी से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में एकता मंच ने उम्मीदवार न उतारकर किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी। अब ये समर्थन कांग्रेस को मिल गया है। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पिछले चुनाव में वाराणसी में दूसरे नंबर पर रहे थे। वो बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से मात्र 17,000 वोटों से हारे थे। इस बार मुख्तार वाराणसी से सटे घोसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस से अजय राय के साथ साथ आम आदमी पार्टी से खुद संयोजक अरविंद केजरीवाल मैदान में है। अब अजय राय को एकता मंच का समर्थन भी मिल गया है, जिसके बाद यहां कांग्रेस और मोदी का मुकाबला टक्कर का हो गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बौखलाहट में हिंसा पर उतर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी से काशी में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, झंडे बैनर उखाड़े जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। दरअसल बीती रात आपके कार्यकर्ताओं का जत्था भेलूपुर इलाके में प्रचार कर रहा था। इसी दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। आपका आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी के प्रचार में पहुंची प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो राहुल को नमूना और शहजादा कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन काम की कोई बात नहीं करते। आज उसी दल के बड़े बड़े सक्षम नेता राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं। कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाकर बचकानी हरकतें कर रहे हैं। आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आज बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? प्रियंका गांधी ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी ने तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की ही कॉपी कर डाली है। तो अगर आप उनका घोषणा पत्र पढ़ेंगे, आधे घोषणा पत्र में तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से नकल की गई है। अमेठी में प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की और कहा कि राहुल राजीव गांधी की तरह दूरदर्शी हैं। जो आपके सांसद राहुल जी हैं, मेरे भाई हैं, इनका भी नजरिया राजीव जी की तरह दूरदर्शी नजरिया। प्रियंका ने दावा किया कि राहुल गांधी की बदौलत ही अमेठी में दूध की क्रांति आई है और यहां से दूध बाहर भी जा रहा है।
अमेठी में राहुल को चुनौती दे रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास और बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर भी प्रियंका ने निशाना साधा और कहा कि ये दोनों अमेठी में गलत बयानी करते हैं। कई उम्मीदवार आते हैं अलग अलग पार्टियों के, तो कहते हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कोई अंधेर कमरे में बैठ के पत्रकारों से बात करती हैं, कहती हैं कि देखो राहुल गांधी का क्षेत्र है, यहाँ बिजली नहीं है। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि रिश्तों के नाम पर राजनीति करने वाले बताएं, कासिमपुर स्टेशन को श्रेष्ठ स्टेशन बनाने का वादा 20 साल पहले किया गया था, पूरा क्यों नहीं किया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हमले से बौखलाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी पीएम बने तो देश को भी गुजरात की तरह जला देंगे। এবং আমি এখনো মনে করি এই মানুষ যদি কোনোদিনও চেয়ারে বসে সেদিন দুঃসহ দিন, কালো দিন, অন্ধকূপটার মতো যেভাবে গুজরাটে উনি মানুষ হত্যা করেছেন, ছোট্ট বাচ্চা থেকে শুরু করে গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে জ্বালিয়ে দিয়েছেন, সারা দেশটাকে জ্বালিয়ে দেবেন। আমি ভারতবর্ষের সব মানুষকে ভেবে দেখা। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को शैतान की संज्ञा दे डाली। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। लालू ने एक रैली के दौरान कहा कि मोदी को देखकर कसाई भी शर्मा जाता है। कसाई भी शर्माता है नरेंद्र मोदी की कसाई का नाम सुनकर, कसाई भी शर्माता है नरेंद्र मोदी की कसाई का नाम सुनकर। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि अगर बिहार में वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रोक नहीं पाए तो नाम तक बदल लेंगे। एक बिजनेस अखबार को दिए इंटरव्यू में लालू ने कहा कि बिहार में मोदी की हवा निकल जाएगी। उधर बिहार जेडीयू के नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। देवेंद्र यादव ने कहा कि जो हिटलर की तरह जिएगा वो हिटलर की मौत मरेगा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा है कि मोदी का मतलब है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 300 सीटें और 60 महीने का वक्त मांगा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में उन्होंने कहा कि ये दिल मांगे मोर। मोदी ने पालमपुर की रैली में कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी करार दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया वो दरअसल घोषणा पत्र नहीं, धोखा पत्र है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस 2009 के अपने घोषणा पत्र में लिख चुकी है कि बढ़ती महंगाई को 100 दिन में कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने धोखा किया, वादा तोड़ा, क्या जनता उनसे नाता नहीं तोड़ेगी। भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को राहत मिली है। झारखंड के देवघर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि गिरिराज सिंह को 3 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरिराज को भले ही देवघर कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन बोकारो कोर्ट ने कल ही उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। देवघर और बोकारो में गिरिराज ने भड़काऊ भाषण दिया था और मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की बात कही थी। गिरिराज के भड़काऊ भाषण को लेकर पटना में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि पटना कोर्ट ने पहले ही उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि बोकारो कोर्ट से राहत नहीं मिलने से उन पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है। विवादित बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजकर 3 दिनों में जवाब मांगा है। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि अगर जवाब नहीं आता तो बाबा रामदेव को समन भी भेजा जाएगा। विवादित बयान को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ राजस्थान की कोटा अदालत में भी केस दर्ज किया गया है। यहां दलित समाज की ओर से बाबा रामदेव के खिलाफ अर्जी लगाई गई है। राहुल गांधी और दलितों को लेकर दिए गए बयान के चलते बाबा रामदेव के खिलाफ केस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं नागपुर में भी अनुसूचित जाति जनजाति के एक समूह ने बाबा रामदेव के खिलाफ 5 पपावली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही लोगों ने उनका पुतला भी फूंका। रामदेव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बाबा रामदेव के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मोर्चा खोला। महिलाओं ने रामदेव का पुतला फूंका और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर में एक बार फिर दलित समाज के लोगों ने बाबा रामदेव का पुतला फूंका और नारेबाजी की। राहुल गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बाबा रामदेव ने एक बार फिर सफाई दी है। बाबा रामदेव ने कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि राहुल दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह आए हैं। एक अखबार में लिखे लेख में दिग्विजय ने पूछा कि अगर वाड्रा को गहलोत सरकार ने फायदा पहुंचाया था तो अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दिग्विजय ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे ने वाड्रा के खिलाफ झूठा प्रचार किया था, जबकि वाड्रा के खिलाफ कोई तथ्य थे ही नहीं। इसीलिए सत्ता में आने के 3 महीने बाद भी वसुंधरा कोई कानूनी कदम नहीं उठा पाई। हरियाणा में वाड्रा के जमीन सौदे का भी दिग्विजय ने बचाव किया। दिग्विजय ने कहा कि वाड्रा ने हरियाणा में सरकार से नहीं बल्कि जनता से जमीन ली। रॉबर्ट वाड्रा मुद्दे पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर राजस्थान सरकार चाहे तो 24 घंटे में वाड्रा को जेल के अंदर होंगे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की आपसी सांठगांठ के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रोड शो के दौरान गाड़ी के ऊपर बैठना राहुल गांधी के लिए महंगा साबित हो सकता है। एक वकील ने इस बारे में उनके खिलाफ ग्वालियर कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर 30 अप्रैल को सुनवाई है। यूपी के भदोही में भी बीजेपी नेता नितिन गडकरी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने 4 उम्मीदवारों को नोटिस भेजा है। इनमें मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, विश्वजीत कदम और अनिल शिरोले के नाम शामिल हैं। फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर ने काशीपुर में बीजेपी उम्मीदवार भगत सिंह कोश्यारी के लिए लोगों से वोट मांगा। वाराणसी में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के रंग में रंगी साड़ी पहनकर लोगों से वोट मांगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार करने के लिए देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू के छात्रों का एक ग्रुप वाराणसी के लिए रवाना हुआ। कल 7वें चरण के लिए 89 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें आंध्र प्रदेश की 17 सीटों के अलावा बिहार की 7 सीटें शामिल हैं। गुजरात की सभी 26 सीटों पर भी 30 अप्रैल को वोटिंग होगी। 30 अप्रैल को पंजाब की 13 सीटों के लिए भी मतदान होना है। साथ ही उत्तर प्रदेश की 14 संसदीय सीटों पर भी इसी दिन वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी 30 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके अलावा 30 अप्रैल को 7वें चरण में जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर मतदान होगा। गुजरात में वडोदरा से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का फैसला 30 अप्रैल को मतदाता करेंगे। उनके सामने कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री हैं। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लखनऊ से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जैसे उम्मीदवारों का फैसला 30 अप्रैल को होगा। पंजाब के अमृतसर से बीजेपी के अरुण जेटली के सामने कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। वहीं गुरदासपुर से बीजेपी के विनोद खन्ना को कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा चुनौती दे रहे हैं। बिहार की मधेपुरा सीट से जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की किस्मत का फैसला 30 अप्रैल को होगा। उनके खिलाफ आरजेडी के पप्पू यादव हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिमी से जुड़े कुछ आतंकियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार के मधुबनी में हुए एक बम धमाके में 3 लोग घायल हो गए। ये धमाका झंझारपुर इलाके के लखनौर ब्लॉक में हुआ। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच टुंडा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पेशी के लिए ले जाया गया। ईस्ट दिल्ली में मेयर की कुर्सी पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। मेयर के लिए हुए चुनाव में बीजेपी की मीनाक्षी देवी ने 9 वोटों से जीत हासिल की। आईपीएल में फिक्सिंग की जांच जस्टिस मुदगिल कमेटी करेगी या कोई और कमेटी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुदगिल कमेटी ने जांच के लिए हामी भर दी, लेकिन बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच किसी और पैनल से कराई जाए। दरअसल कुछ महीने पहले ही जस्टिस मुदगिल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती रिपोर्ट दी थी। दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक सुनवाई टाल दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या हर स्कूल में 5 से 6 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। यौन शोषण मामले में पीड़ित पक्ष ने आसाराम के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने आसाराम की जेल अधिकारियों से मिली भगत का शक जाहिर किया है। मुंबई के बांद्रा स्थित हवाईयन शैक और पब में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी 5 नेवी कैडेट्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। असम की कांग्रेस विधायक रूमी नाथ एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। बोरकोला सीट से विधायक रूमी नाथ का आरोप है कि उनके पति जैकी जेकब ने पैसे की डिमांड पूरी न करने के चलते बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा। छत्तीसगढ़ में अंधाधुंध कोयला खनन से निपटने में ग्रामीणों की मदद करने वाले 60 वर्षीय रमेश अग्रवाल को पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष पुरस्कार गोल्डमैन प्राइज के लिए चुना गया है।
सुपरफास्ट 100 में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में पुलिस पर क्यों हुआ पथराव, पीएम के दफ्तर में कैसे लग गई आग और कहां गर्लफ्रेंड के लिए चुराई दर्जनों कारें। बचकाने मोदी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में स्कूल में छेड़छाड़ को लेकर सड़क पर संग्राम हो गया। सड़क पर पथराव से गाड़ियों की आवाजाही एकदम ठप हो गई। हंगामा कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल ये पूरा बवाल एक सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ को लेकर शुरू हुआ। यूपी के कासगंज में कबाड़ के एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। कबाड़ का ये गोदाम एक मकान के निचले हिस्से में बना हुआ है। लखनऊ के महानगर इलाके में दवा के एक गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते इस गोदाम में आग लगी। श्रीनगर के छत्ताबल इलाके में एक घर में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री दफ्तर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पीएमओ के ग्राउंड फ्लोर पर लगी। आग की खबर मिलते फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पीएमओ के ग्राउंड फ्लोर में लगी आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। आग से नुकसान की कोई खबर नहीं है। पीएमओ में लगी आग पर पीएम के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपीएस में शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ था। गुजरात के सूरत में बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में पूरी तरह इमारत के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इमारत में फंसे कई लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर निकाला। गुजरात के वडोदरा में हुए एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में 2 प्रॉपर्टी डीलर्स पर हुई अंधाधुंध फायरिंग से दहशत फैल गई। यूपी के फतेहपुर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ लिया है। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में पुलिस ने कार चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे वांगनपाड़ा में लुटेरों ने एक घर में जमकर तांडव मचाया। लूटपाट का विरोध करने पर परिवार के 3 लोगों पर चाकुओं से हमला किया, जिसमें ये लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बिहार के बेगूसराय में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 40 लाख रुपए बरामद किए। हरियाणा के जींद में रामकिशन नाम के एक शख्स ने 8 फीट ऊंची केतली बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। आईपीएल 7 में आज इकलौता मैच है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला है। रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने सर्बिया की एना इवानोविच को हराकर अपने करियर का 30वां WTA टूर खिताब जीत लिया है। इराक के बगदाद शहर में आत्मघाती हमले में 25 लोगों की मौत हो गई। एक बुजुर्ग महिला की फायरिंग में हुई मौत के बाद ब्राजील में बवाल मच गया। सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कोलंबिया में हजारों किसान सड़क पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। अमेरिका ने यूक्रेन में अवैध रूप से दखल देने के मामले में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की करीबी कंपनियों समेत 17 कंपनियों को बैन कर दिया। 28 देश वाले यूरोपीय संघ ने मशहूर भारतीय आम अल्फोंसो और 4 सब्जियों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला 1 मई से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक रोबोट के साथ फुटबॉल खेलते हुए वो नजर आए। ओबामा नए रोबोट के कारनामे देखकर हैरान रह गए। रेप के आरोप में गिरफ्तार बॉलीवुड एक्टर इंदर कुमार की पत्नी पल्लवी अपने पति के बचाव में उतर आई हैं। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अब निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखना चाहती है। चर्चा की माधुरी इन दिनों एक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। हीरोपंथी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर अब सिल्वर स्क्रीन पर आलिया भट्ट के साथ रोमांस करते नजर आ सकते हैं। अभिनेता से निर्देशक बने विजय राज अपनी फिल्म क्या दिल्ली क्या लाहौर के प्रमोशन में जुटे हुए हैं।